हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा। पिछला वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला फिर से आप सभी लोगों का। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और देखिए आज जो है क्लास जो है वो आज क्लास जो है इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास कि आपको लगेगा कि आप लोगों ने जो है 30 मिनट में एक मूवी जिस तरह से आप लोग देखे होंगे उस तरह का आज क्लास होने वाला है। तो देखिए ये जो मैप की मूवी है तो उसे देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैप की मूवी स्टार्ट करने से पहले जो पिछली मूवी थी उसका जो एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले रिवीजन में आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर महादेश के बारे में बताया था, कौन सा, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यहाँ पर नंबर 5 पे अंटार्कटिका, और नंबर 6 पे यूरोप, और नंबर 7 पे ओसेनिया। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एशिया के बारे में। तो हमारा फोकस कहाँ पर होगा, ये वाला भाग एशिया। तो चलो एशिया पढ़ते हैं हम लोग दोस्त। सबसे पहले एशिया को पढ़ने के लिए देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एशिया का जो भाग है वो भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है एशिया को। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है मैंने बताया था आप लोगों को। ये भारतीय उपमहाद्वीप कहने का रीजन देखो, सबसे पहले फिर से क्लास का जो रिवीजन है वो होना चाहिए हमेशा। बहुत से लोगों कितने कितने लोगों को लगता है कि क्लास का जो रिवीजन होता है पिछले क्लास का, मतलब कि अगर कोई नया क्लास है तो पिछले क्लास का जो है रिवीजन होना जरूरी है। जिसको अगर ये लगता है कि रिवीजन जरूरी है वो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं इसे, कि अफगानिस्तान के ऊपर एक पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत क्यों कहते हैं उसे, ऐसा कुछ नहीं है कि उस वहाँ पर हिंदू लोग थे, ये वाला क्षेत्र जो है वो हिंदू लोग। स्टार्टिंग में क्या था ना कि भारतीय महाद्वीप जो था हिंदू बोलते थे, इसलिए यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत, क्योंकि इधर के जो लोग होते थे वो हिंदू नहीं होते थे। हिंदू कोई धर्म नहीं है या कोई जाति नहीं है। जैसे कि अगर बिहार से आप हो तो क्या आप बिहारी अगर आपको कोई बोल दे तो क्या आप हिंदू हो गए या मुस्लिम हो गए या सिख हो गए, सब इसी में आ गया। उसी प्रकार हिंदू था, संतान धर्म का जो था वो हिंदू था। तो वो उसे इसीलिए उसे हिंदू कुश पर्वत बोला जाता है। तो देखिए ये हिंदू कुश पर्वत था, और भारत को जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद जो ऊपर है वो हिंदू कुश पर्वत ही अलग करता है। और इधर से हम लोगों को क्या अलग करता है बताइए, तो वो था हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में हिमालय पर्वत। तो ये हिंदू कुश पर्वत, ये हिमालय पर्वत, और इसी को मिला करके यहाँ पर बीच में बना है पामीर का पठार। तो ये था भारतीय प्रायद्वीप इसे बोलते हैं हम लोग, जो हिंदू कुश पर्वत के ये वाला साइड बोलते हैं। उपमहाद्वीप किसे बोलते हैं, जो कोई पर्वत से कट कर के देशों का समूह हो उसे भारतीय उपमहाद्वीप हम लोग बोलते हैं, या कोई भी उपमहाद्वीप उसे बोलते हैं। तो ये था हिंदू कुश पर्वत, हिमालय पर्वत, ये हिंदू कुश पर्वत, ये हिमालय पर्वत, और ये वाला जो भाग है वो आराकाम पर्वत। भारत और म्यांमार को अलग कौन करता है, आराकाम पर्वत। देखो दोस्त मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि आप लोग एक नोटबुक रखना। जितने में 30 मिनट की क्लास में आपको तो 10-15, मतलब कि समझिए कि 10-15 क्या, आपको समझिए कि 30-40 तो आपको स्टैटिक जीके की क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूंगा। मैप तो बताऊंगा ही, स्टैटिक जीके भी मैं बोल बोल देता हूँ। तो उसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा एग्जाम के लिए। तो ये था भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप इतने कंट्रीज आते हैं तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है कि सबसे पहला तो अपना भारत ही हो गया, उसके बाद कौन सा है, पाकिस्तान। अफगानिस्तान नहीं होगा क्योंकि ये जो है पर्वत जो है यहीं से कटा है पाकिस्तान के ऊपर से, तो अफगानिस्तान तो होगा नहीं। भारत, पाकिस्तान, उसके बाद कौन सा, तो अपना पड़ोसी नेपाल, यहाँ पे भूटान नंबर 4 पे, और 5 पे बांग्लादेश। तो कितने कंट्री हो गए खुद आप गिनिए, आप काउंट कीजिए अपनी उंगलियों पे, मैं बोलता हूँ आप काउंट कीजिएगा। ये कौन सा हो गया, एक भारत, फिर यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश। तो कितने कंट्रीज हो गए, टोटल हो गए 5 कंट्रीज। देखिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए मैंने एक लेकर के आया फिगर के थ्रू समझने के लिए आप लोगों को। तो देखिए कुछ समझदार बच्चे होंगे वो तो काफ़ी अच्छे से इसे समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से। तो ये देखिए ये हो गया आपका भारत, ये हो गया आपका पाकिस्तान नंबर 2 पे, और ये हो गया आपका बांग्लादेश। तो भारत और पाकिस्तान से ही निकला है बांग्लादेश। सबसे पहले भारत था, उसके बाद जो है वो बांग्लादेश यहाँ पर, सॉरी पाकिस्तान जो है उसके पास आया, उसके बाद यहाँ से आपको बांग्लादेश जो है वो निकल कर आ गया। तो ये था आपको समझाने के लिए बेसिक, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए ये था। जो समझ रहे होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के लिए ही कुछ ज़्यादा ही इसे कुछ अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जो एवरेज नॉर्मल है उसके लिए भी ठीक था। तो अब देखिए ये था आपका भारतीय उपमहाद्वीप में जो कंट्रीज आते हैं वो होते हैं 5। आज जो है हम लोग बेसिक जो पढ़ेंगे, हम लोगों ने बोला था पिछले क्लास में कि सार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो आज सार्क जो है ना, सार्क को याद करने के लिए, सार्क में टोटल कंट्रीज होती है 8। तो सार्क को कैसे याद करना है कि ये नहीं याद कैसे करते हैं मैंने जो देखा है वो बच्चे कैसे याद करते हैं कि एक तो याद कर लेंगे सार्क में, अच्छा भारत,
उसके बाद बोलेंगे नेपाल, उसके बाद बोल देंगे यहाँ पर आपको अफ़गानिस्तान। तो ऐसे याद करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसे याद करोगे भूल जाओगे। मैं जैसे बोल रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आएगा वो सबसे अच्छा से यहाँ पर सीख करके जाएगा इस क्लास से। देखिए, अगर जिसको आ रहा है, जो होशियार बन रहे हो, उसको कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो किसी को कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल पे है, वो काफ़ी अच्छा तरीके से समझ कर जाएगा। तो देखो कैसे याद करना है। सबसे पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में तो 5 कंट्रीज हम लोगों ने पढ़ लिया, ये वाला भाग। अब देखो, सार्क में जो होता है वो 8 कंट्रीज होती है। तो सबसे पहला जो कंट्रीज होता है वो होता है आपको यहाँ पर मालदीव। मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। मालदीव जो है, देख रहे हैं कितना छोटा है मालदीव। अपने मैप निकालो, आप अपने सामने रखो मैप, ऑक्सफोर्ड का ये जो भी मैप हो, और यहाँ पर देखो ये वाला दिख रहा है मालदीव, जो है एकदम ज़मीन का एकदम थोड़ा थोड़ा वहाँ पर टुकड़ा है। मालदीव क्या है यार, मालदीव एकदम छोटा कंट्रीज है। हाँ, लेकिन अगर मालदीव के बारे में आप लोग सोच रहे हो कि मालदीव जो वो गरीब देश है, तो मालदीव गरीब देश नहीं है। मालदीव जो है वो काफ़ी रईस देशों की गिनती में आता है, एकदम फुल टू फुल। वहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली वहाँ पर रईस होने का कारण क्या है, मालदीव की इकोनॉमी की, वहाँ का जो टूरिज्म जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। देखिए, ये मालदीव देख रहे हैं कितना चारों ओर समुद्र, और ये मालदीव में यहाँ पे आप जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको ये वाला जो है हब बनाया रहेगा टूरिज्म के लिए। तो क्या है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर समुद्र थोड़ा सा भी पानी उठेगा ना, तो ये जो मालदीव है वो डूब जाएगा। मालदीव बनाया है इसीलिए है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समुद्र में हलचल हुआ ना यार, मालदीव एकदम छोटा सा देश है, समझो कि एकदम डूब ही जाएगा। यहाँ पर जो है टूरिज्म का जो है वो हब है। देख रहे हैं आप लोग, ये सबको देख रहे हैं, ये सब लोगों को, ये सब जो है वो यूएस अमेरिका वाला है, सब गोरा गोरा। तो ये देखिए, ये सब क्या है, घूम रहा है मालदीव में आके एकदम आराम से मस्ती में। तो ये मालदीव जो है वो टूरिज्म का हब है। तो मालदीव के बारे में सबसे पहला कंट्री जो हो गया वो गया आपको मालदीव। अब मालदीव से एकदम देखिए, सबसे नीचे तो भारत के मालदीव है, उसके बाद मालदीव से जो है एकदम थोड़ा सा ऊपर उठिएगा ना आप लोग यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप देखिए खुद से, अगर आप देख कर पहचान लिए मालदीव के बाद कौन सा कंट्री होगा, थोड़ा सा समय लीजिए और देखिए। तो देखिए, आपको पता चल गया कि ये हो गया मालदीव। उसके बाद जो है वो श्रीलंका, श्रीलंका की जो है राजधानी कोलंबो है। तो देखिए, श्रीलंका के बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इतना जान लीजिए कि मालदीव है, उसके बाद जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के बीच देखिए, एक आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला, ये पुल है यहाँ पर एक, उसको बोलते हैं हम लोग राम सेतु पुल, और इसी को मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम ब्रिज। तो देखिए, राम सेतु पुल और आदम ब्रिज कुछ नहीं है। कुछ लोग राम सेतु पुल बोलते हैं और आदम ब्रिज, यहाँ पे पुल है। अगर आप भारत से यहाँ से जाइएगा ना, ये आपको भारत दिख रहा है, भारत से अगर आपको कहीं जाना है तो आप यहाँ से नहीं जा पाइएगा, यहाँ से जाना पड़ेगा घूम करके ये वाला जो है मालदीव है, और यहाँ से जाइएगा आप घूम करके। अगर यहीं पर जाना, अगर आपको मान लीजिए कि हमको भारत है यहाँ पर, अरे हमको जाना है भाई मुंबई है, मुंबई से हमको जाना है यहाँ पर, आपको जाना है चेन्नई। तो अगर आप सोचिएगा कि अगर आप जल के सहारे जाइएगा, जहाज़ से जाइएगा, तो आपको क्या सोच रही है कि आप यहाँ से ऐसे आइएगा और ऐसे चले जाइएगा, नहीं। यहाँ पर जो वो है आपका राम सेतु ब्रिज, तो इसी को अभी तोड़ने की बात हो रही है। तो कुछ लोग जो है उसका जो है विरोध कर रहे हैं यार। तो ये तो मतलब कि एकदम गलत बात है कि विरोध की, कुछ लोग जो है उसे अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उसे तोड़ने में कोई जो है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है राम ब्रिज, जिसको बोलते हैं गांधी सेतु, ये सॉरी गांधी सेतु, राम ब्रिज जो है वो तो है ही। उसे ही कुछ लोग जो है उसे बोलते हैं आदम ब्रिज। तो हिंदू लोग तो उसको बोलते हैं राम सेतु, और जो है हम लोग जो बोलते हैं, मुस्लिम लोग, सॉरी मुस्लिम लोग जो बोलते हैं वो उसे बोलते हैं आदम ब्रिज। तो आदम ब्रिज क्यों बोलते हैं, तो देखिए उसका क्या था कि मुस्लिम लोगों का मानना है कि आदम ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान जो थे सबसे पहले ना, यहाँ पर यहीं पर श्रीलंका पे 2 लोगों को भेजे थे। एक था आदम, एक का नाम था आदम, और एक का नाम था हव्वा। और उनका मानना है कि आदम और हव्वा सबसे पहले पृथ्वी पर आया था यहाँ पर, और यहीं से आदम और हव्वा के बाद से जो जो लोगों जो उत्पत्ति हुई संतान की, उसके बाद से लोग यहीं से गए थे, यही जो है पुल से कर गए थे अदर कंट्रीज़ में, अदर जगहों पर जो है वो आदम और हव्वा से गए थे, यहाँ से निकल करके ऐसे ऐसे गए थे, उसी से जो है दुनिया का विस्तार हुआ है। तो इसलिए वो लोग उसको इसे बोलते हैं आदम ब्रिज। तो ये था राम सेतु और आदम ब्रिज। तो इसका तो कोई मसला है नहीं हम लोग को मैप पे पढ़ना, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया था कि लोग की क्या सोच है और कैसे पढ़ा जाता है, मतलब लोग हिस्ट्री या अगर आप अदरवाइज पढ़िएगा तो वो कैसे पढ़ना है। तो आपको मालदीव श्रीलंका तो 2 पता चल गया कंट्री। उसके बाद जो तीसरी जो कंट्रीज है वो है आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तीसरी जो कंट्रीज है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसे कौन नहीं जानता है, अपना भारत। तो नंबर 3 पे तो आपको भारत देखने को मिल गया। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे आपका ये वाला कंट्री। देखिए इसे समझने के लिए मैंने एक फिगर का सहारा लिया है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे वो काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, और जो एवरेज होंगे वो तो और भी अच्छे से समझेंगे। ये आपका हो गया भारत, ये हो गया आपका पाकिस्तान, और इससे निकला अफ़गानिस्तान।
तो देखिए ये जो था वो था भारत, भारत के पास गया पाकिस्तान, या भारत आ गया पाकिस्तान के पास। मतलब कि भारत और पाकिस्तान एक ही साथ रहते थे, और वो जब भारत पाकिस्तान था, और उसके बाद जो है उत्पत्ति हुआ बांग्लादेश का। तो ये था। एवरी बच्चे काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो तो समझे ही समझे होंगे। तो उसके बाद देखिए भारत हो गया आपका यहाँ पर, उसके बाद हो गया पाकिस्तान, उसके बाद हो गया आपका अफगानिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान की गिनती नहीं होती, लेकिन सार्क कंट्रीज में जो है वो भारतीय जो है कंट्रीज के में जो है वो गिनती होती है अफगानिस्तान की। तो मालदीव, श्रीलंका नंबर 3 पे, भारत, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, और उसके बाद जो है वो है नेपाल, उसके बाद भूटान, और उसके बाद बांग्लादेश। देखिए कितनी अच्छी तरीके से याद हो गया आपको। भारतीय उपमहाद्वीप तो आपको याद ही था यार, कुछ था ही नहीं, मैंने पढ़ा ही दिया अभी। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 5 कंट्रीज हो गए। अफगानिस्तान को नहीं लेना है भारतीय उपमहाद्वीप में। अब बोलते हैं हम लोग सार्क के बारे में। तो सार्क के बारे में क्या है, बस वही 5 था, और 3 कंट्रीज को जोड़ देना है। एक मालदीव को जोड़ देना है यहाँ पर, और उसके बाद श्रीलंका को जोड़ देना है, और एक यहाँ पर अफगानिस्तान को जोड़ देना है। कुछ है ही नहीं सार्क कंट्रीज में याद करने के लिए। और ये तो आपको बताया है कि जो म्यांमार और भारत होता है वो अलग होता है आराकान पर्वत से। इसे तो आप नोटबुक में लिख लीजिएगा अपना। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये हो गया भारतीय उपमहाद्वीप और सार्क। एक बार रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले रिवीजन सबसे जरूरी है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पढ़िए, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है, उसी से तो अलग हुआ है, इसीलिए तो भारतीय उपमहाद्वीप है। भारत, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद कौन सा नंबर 4 पे भूटान, उसके बाद नंबर 5 पे बांग्लादेश। हो गया ख़त्म भारतीय उपमहाद्वीप। अब देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, सार्क। तो सार्क में देखिए कैसे पढ़िएगा। सबसे पहले नीचे मालदीव नंबर 1 पे, उसके बाद नंबर 2 पे श्रीलंका, उसके बाद भारत, उसके बाद जो कंट्रीज थी वही उपमहाद्वीप वाला भारत, उसके बाद पाकिस्तान, एक कंट्री और जो जगह वो है अफगानिस्तान, उसके बाद होगा भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो नेपाल। तो कैसे याद कीजिएगा आप? बोल, अगर कोई बच्चा अगर कोई से पूछे, किसी स्टूडेंट से, देखिए आप पढ़ते के बाद एग्जाम योद्धा से जाइएगा और स्टूडेंट से पूछिएगा कि आप बताइए कि जो है सार्क कंट्रीज कितने हैं। अगर वो बोल दिया कि, अगर कोई स्टूडेंट ये बोला कि 8 कंट्रीज है, तो समझिए कि वो जो है एग्जाम योद्धा चैनल का स्टूडेंट नहीं है। एग्जाम योद्धा चैनल का जो चैनल स्टूडेंट होगा वो इस तरह से बोलेगा कि देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम गिन लो, और बोलेगा क्या कि देखो गिन लो, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, उसके बाद भारत हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब गिन लो तो कितने कंट्रीज हो गए, तो वो खुद गिन करके बोलेगा कि हाँ 8 कंट्रीज हो गए। तो देखो अब बताता हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन जो है वो कैसे बना और क्या हुआ। देखिए ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था, ये था नॉर्थ, ये था साउथ, और ये था वेस्ट, और ये था ईस्ट। तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन बोला जाता है सार्क को, जिसे हिंदी में बोला जाता है दक्षेस, उसको बोला जाता है। तो देखो साउथ साउथ ये वाला भाग आपको दिख रहा है साउथ का, अगर डायरेक्शन से देखेंगे साउथ का ये वाला भाग आपको दिख रहा है सार्क का, इसीलिए इसे बोलते हैं साउथ सार्क का। अब हम लोग समझेंगे फुल फॉर्म का, फुल फॉर्म में इसका सारा रहस्य छिपा हुआ है। सार्क, साउथ ए से एसोसिएशन, साउथ ए से एशिया, सॉरी साउथ एशिया एसोसिएशन, यानी कि दक्षिण के एशिया देशों ने एक एसोसिएशन बनाया। दक्षिण के जो एशिया के जो देश थे, साउथ एशियन एसोसिएशन, 3 साउथ एशियन एसोसिएशन के कंट्रीज़ ने जो है साउथ एशियन एसोसिएशन के कंट्रीज़ ने जो है वो क्या, आरसी यानी कि रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि आपसी सहयोग के लिए एक एसोसिएशन बनाया, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्क। तो आपको पता चल गया सार्क का क्या मतलब होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन। ये तो हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन का क्यों बनाया, तो रीजनल कॉरपोरेशन के लिए ये था सार्क कंट्री। चलिए सार्क अब आपको अच्छा से समझ हो गया। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताओ मालदीव कहाँ है, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे मालदीव है, कभी नहीं, एकदम दिमाग में आना चाहिए मालदीव यहाँ पे फटाक से नीचे है। अगर कोई बोल देगा कि बताओ श्रीलंका कहाँ है, तो क्या बताओगे श्रीलंका यहाँ है, मैप में सबसे पहला नजर आना चाहिए इंडिया के नीचे, श्रीलंका यहाँ है। अगर कोई बोले पाकिस्तान कहाँ है, फटाक से उसको बोलो पाकिस्तान जो है भारत के बगल में यहाँ पर है एकदम जो है। अगर कोई जब भी कोई मैप में अब पूछ दे कि बताओ बांग्लादेश कहाँ है, का एकदम यहाँ पर ध्यान आएगा क्या, एकदम ध्यान जो है एकदम लगातार एकदम नीचे आना चाहिए, यहाँ पर बांग्लादेश होगा। आंख मूंद करके भी कोई पूछ दे तो एकदम बोल दीजिए कि हाँ देखिए मैं आंख बंद करके रख देता हूँ कि यहाँ पर जो है नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। इतने कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, सार्क के बारे में बता दिया कैसे याद करना है, और भारतीय प्रायद्वीप के बारे में बता दिया। एक बार
और ख़त्म करते हैं हम लोग रिवीजन के थ्रू। देखिए मेरा मानना है कि रिवीजन ही हर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देगा, वही एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा जो रिवीजन करेगा। पढ़ा तो मैं दूंगा लेकिन जो रिवीजन करेगा वही क्वालिफाई करेगा। तो देखो भारतीय प्रायद्वीप के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो पर्वत से कटकर आया है कौन कौन सा था, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 5 कंट्रीज, काम ख़त्म। उसके बाद देखो सार्क, सार्क में क्या था नीचे से याद करना है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को भी लेकर के चलना है। उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 कंट्रीज, काम हो गया इसका ख़त्म। तो ये था सार्क कंट्रीज। देखो श्रीलंका के बारे में एक बात बताना चाहूँगा मैं कि ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो है भाग ये खाली नहीं है। अगर आपको यहाँ से मुंबई से अगर आपको यहाँ पर विशाखापट्टनम जाना है तो आप ये साइड से जाइएगा, ये नहीं कि यहाँ से मुंबई से निकले और ये वाला भाग जो है इस साइड से निकल जाएगा। तो ये वाला जो भाग है वो क्या है, राम सेतु ब्रिज है, और कुछ लोग इसे ही आदम हौगा ब्रिज बोलते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसे हौगा ब्रिज क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि क्यों बोलते हैं। मैंने आपको पहले जो बताया कि आदम ब्रिज जो होता है वो मुस्लिमों का मानना है और ये जो है हिंदुओं का मानना है। तो शायद लगता है मैंने आपको ये वाला बात जो है वो बता दिया था। तो देखिए वो तो हो गई वहाँ तक की बात। अब देखिए एक और बात, श्रीलंका किस तरह से जो है, श्रीलंका का ये वाला भाग आपको मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा। ये वाला जो भाग है उसको देखिए, उसको तो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो अब जो है हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन सार्क के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ लिए ये भारतीय प्राय उपमहाद्वीप के बारे में। और ये वाला भाग आप लोगों ने देखा ही होगा कि हिंदू कुश पर्वत क्यों बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है उसको अलग करता है ये हिंदू कुश पर्वत। ये आपको दिख रहा है, यही है हिंदू कुश पर्वत। ये जो है आपको अलग करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अब देखिए अब हम लोगों ने सार्क भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में तो पढ़ लिया। अब देखिए अब हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एकदम बैठ जाइए, ये था आपका सार्क कंट्रीज, इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे तो याद करना नहीं, मैंने तो आपको बता ही दिया कैसे याद करना है। अब देखिए अब एक कहानी सुनिए। सबसे पहले कोल्ड वार 1945 के युद्ध के बाद जो है दो कंट्रीज थे, अमेरिका और रसिया। तो ये भाई देखिए आपको अमेरिका का मैं दिखाता हूँ। अमेरिका जो था, ये देखिए अमेरिका बोला 1945 के विश्व युद्ध के बाद जो था दो कंट्रीज थे, अमेरिका और रसिया। दोनों में होड़ लग गई कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा बाहुबली हूँ, मेरा कोई जो है ताकतवर, मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं, एकदम वर्चस्व की लड़ाई हो गई। तो ये है आपके डोनाल्ड ट्रंप। उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, मैंने उदाहरण के लिए था। ये बोला अमेरिका कि मैं बाहुबली हूँ। तो ये जो था रसिया जो था वो सोचा कि ठीक है, अच्छा तुम बाहुबली हो। तो वो अमेरिका तो हमेशा से बोलने लगा कि हाँ मैं ही बाहुबली हूँ। तो अमेरिका तो रसिया बोला कि तुम बाहुबली नहीं हो, हम बाहुबली हैं। अब दोनों में हो गई वर्चस्व की लड़ाई, जिसे हम लोगों ने पढ़ा विश्व इतिहास में कोल्ड वार। कोल्ड वार का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका मैप का जो है ना वो नॉलेज आपको विकसित हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि कोल्ड वार का जिक्र करना यहाँ पे एकदम उचित होगा। तो देखो ये बाहुबली बनने के चक्कर में और ये बाहुबली चक्कर बनने के चक्कर में तो दोनों देशों के बीच जो है वो हो गया कोल्ड वार। कोल्ड वार किसे कहते हैं, तो कोल्ड वार उस युद्ध को कहते हैं जिसमें अफ्रीका जो था, देखिए ये हो गया आपका यहाँ पर यूएसए अमेरिका, और ये हो गया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर थोड़ा सा, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका अमेरिका, ये हो गया रसिया। एकदम कहानी की तरह समझिए, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया रसिया। तो अमेरिका बोला कि आई एम फर्स्ट, मतलब कि मैं, मतलब कि आई एम स्ट्रांग, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। रसिया बोला कि आई एम स्ट्रांग। अब दोनों में ठीक है युद्ध होने की, युद्ध मतलब कि दोनों आपस में उलझ गए कि नहीं मैं ताकतवर। कैसे गांव में अगर आप देखिएगा कि दो अगर लड़के लड़ रहे हैं तो बोलेगा मैं ताकतवर, वो बोलेगा मैं ताकतवर। दोनों में जो हो गया युद्ध की स्थिति तक आ गए, युद्ध की स्थिति बन गई। तो दोनों ने क्या किया कि कोल्ड वार लड़ा। कोल्ड वार क्या होता है, देखिए दोनों ने आपस में तो एक बार भी नहीं लड़ा, ना ये इसको मारा ना ये इसको मारा, लेकिन सबको लड़वा दिया आपस में। खुद तो लड़ा नहीं लेकिन दूसरों को आपस में लड़वा दिया अपने चलते, कि देखो तुम मेरे साइड से लड़ लो, वो तेरे साइड से लड़ेगा, और दूसरों को लड़वा दिया लेकिन खुद नहीं लड़ा। इसे बोलते हैं कोल्ड वार, जिसमें आपस में, जैसे आप गांव देहात में अगर आप लोग रहते होंगे तो गांव देहात में देखते होंगे लड़कियों या औरतों में काफ़ी ये जो होता है कि मतलब कि अगर कोई सास है ननद है आपस में जो है कोई जो है सास ननद जो है आपस में लड़ गई और जो है लड़ाई कोई बहू लगवा दी। इस तरह से समझिए कि आपस में तो कोई भी लड़ लिया। जैसे गांव में दो तीन घर है, अगर मान लीजिए कि गांव में ये वाला आपका घर है और ये सॉरी ये वाला जो, अगर मान लीजिए कि आपका घर ये है,
नंबर 1, अगर आपका ये वाला पड़ोसी का घर है नंबर 2 और ये पड़ोसी का घर है नंबर 3, तो ये क्या किया, 1 नंबर और 2 नंबर जो है वो क्या किया कि आपस में जो है मतलब कि 1 नंबर और 3 नंबर जो है 1 नंबर को जा करके मतलब कि 1 नंबर क्या बोल दिया 3 नंबर को, 1 नंबर 2 नंबर में लड़ाई हो गया। समझ लीजिए आप लोग कि ये 1 नंबर जो था, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर में लड़ाई है। तो 1 नंबर और 2 नंबर तो कभी नहीं लड़ा आपस में, लेकिन हाँ 3 नंबर का जो है उसने बड़ा यूज किया। 2 नंबर आया, 3 नंबर से बोल दिया कि भाई देखना ये तेरे बारे में ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, और ये जो है इस पे इसके साथ जो है युद्ध करने लगा। अब ये जो आया इसके बाद इसके पास, तो ये बोल दिया इससे कि देख भाई तेरे बारे में ये क्या बोल रहा था और क्या बोल रहा था, तो ये जब इससे बोल दिया तो ये फिर इससे लड़ गया। तो यही था, आपस में तो लड़ा नहीं लेकिन पूरी दुनिया को जो है वो आपस में लड़वा दिया, इसे बोलते हैं शीत युद्ध। तो 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दो देशों में वर्चस्व की लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ, वर्चस्व की लड़ाई में जो है क्या हो गया कि युद्ध होने वाला था अमेरिका रसिया में, लेकिन हो नहीं पाया। उसका रीजन क्या था, देखिए आप लोग, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, एक मैंने बताया था आपको पृथ्वी के बारे में कि ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर, ये वाला जो भाग होता है वो होता है शीत कटिबंध। मैंने पढ़ाया होगा, पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा से रिवीजन भी करेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी, इसीलिए मैंने इसे लिया कि रिवाइज भी आपका हो जाएगा। शीत कटिबंध, और मैंने बताया था आपको टुंड्रा और टैगा, ये वाला भाग टुंड्रा और सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वहाँ पर टैगा होता है, टुंड्रा और टैगा, जो कि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लास में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो टुंड्रा टैगा, तो शीत के जो ठंडे का दिन था यहाँ पे, तो रसिया पे तो पड़ जाता है बर्फ़। तो रसिया जो था तो वो तो यहाँ से तो जा करके इसको मार नहीं सकता था, या अमेरिका जो था यहाँ से रसिया को तो मार नहीं सकता था। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो है एक जो है चाल चली, और उसने क्या किया कि यहाँ से आ करके अमेरिका, और यहाँ पे आपको दिख रहा है श्रीलंका, तो श्रीलंका को जो है उसने एक बंदरगाह था श्रीलंका को, उसने खूब पैसे दिए। श्रीलंका को मतलब कि कैसे होता है, गांव घरों में आप लोग देखते ही होंगे, और किसी को खूब पैसे दीजिएगा वो आपके पीछे जो है चला आएगा और आपकी हर कहीं बात मानेगा। तो अमेरिका ने जो है अंधाधुंध पैसे श्रीलंका को दिए, बोला भाई ये ले, मतलब एकदम, अगर कोई बोल रहा है गांव घर में कि मतलब कैसे पड़ोस आपको रिश्तेदार आते होंगे और बोलते होंगे कि नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, आप जानते हैं कि बोलते होंगे कि नहीं पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जो है वो पैसे तो आपको चाहिए होते थे। तो श्रीलंका ने भी वही किया, स्टार्टिंग बोला था कि नहीं चाहिए, लेकिन फिर जो था श्रीलंका ने जो बोला कि वो उसको जब पैसे मिल रहे तो वो रखने लगा, और खूब पैसा दिया अमेरिका ने उसे, खूब श्रीलंका को मतलब कि एकदम गदगद कर दिया। और बोला क्या कि भाई श्रीलंका देख, तुमको हम पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन एगो तुम अपना काम कर दो हमको। तो श्रीलंका बोला क्या करना है भाई, बोला कि भाई ब्रदर हमको एक काम कर दे कि तो अपना जो ये श्रीलंका जो है ना, ये दिख रहा है ना आपको, उसका बोला कि जो ये मान लीजिए कि श्रीलंका जो मैप है, इसको बोला कि ये वाला जो भाग है तेरा, नीचे वाला जो भाग है ना, हबन टोटा बंदरगाह इसे बोला था, वो हमको दे दे। तो श्रीलंका क्या किया, श्रीलंका सोचा कि ठीक है भाई हबन टोटा बंदरगाह ले ले, पैसा इतना दे ही रहा है, इतना तेरा मेहरबानी किया है मेरे पे, पैसा खर्चा किया है भाई, तू जो बोल, मतलब कि एकदम बेस्ट फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया उसको। बोला कि ठीक है, तो ये वाला हवन टोटा बंदरगाह जो आपको श्रीलंका को यहाँ पर ये दिख रहा है, तो ये ले लिया अमेरिका ने, ये वाला भाग ले लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने जब अब श्रीलंका यहाँ पर भाग ले लिया, तब जो है रसिया था, रसिया बोला कि हाँ ये ऐसे कैसे हो गया भाई, रसिया को तो एकदम मतलब कि रसिया जो समझिए कि उसका तो होशे उड़ गया। रसिया एकदम सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए, अगर हम युद्ध करने यहाँ से अगर जाएं, अमेरिका को मारने जाए, तब तो हमको अमेरिका यहीं से घेर लेगा भाई, मतलब कि समझिए कि इस तरह के कि गांव के समझिए कि दूसरे के खेत में मार हो जाएगा, उस तरह से जो है। तो अब रसिया सोचा कि भाई दूसरे के खेत में ही मार हो जाएगा ये तो, कि यहीं पर हमको मार देगा। तो रसिया को अब समझ में नहीं आया कि भाई अब हम क्या किए। अब देखो सबसे बड़ा बात क्या था, इंडिया जो था वो आपको बता दें कि इंडिया जो था ना उस समय 1945 को जब युद्ध हुआ और ये जो आपस में लड़ रहे थे, तो इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। देख रहे हैं एकदम मुस्कान इनकी, ये जो थे काफ़ी ब्रिलियंट माइंड के थे। ये बोले ना, ये बोल दिए कि हम जो है किसी के तरफ नहीं है भाई, ये अमेरिका के जो 7 देश थे वो पहली दुनिया कहलाए, और जो रसिया के साथ थे वो दूसरी दुनिया कहलाए। इसको आप नोटबुक मैंने बोला ही है आपको, हर बार बोल रहा हूँ नोटबुक साथ में ही रखिए। तो वो बोला कि ठीक है, वो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया रसिया, ये बोले कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये बोले कि हम नैम बनाएंगे, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, बोले कि हम लोग जो हैं वो गुट निरपेक्ष जिसे बोला जाता है हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए, बोले कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन रसिया का तो जो था हालत जो है वो कोल्ड वार में एकदम जो है बताएं क्या आपको कि एकदम खस्ता हो गया था। रसिया सोचा कि भाई एकदम जो है वो दूसरे के खेत में मार हो जाएगा। तो रसिया क्या बोला यहाँ पर आकर के
कि ऐसा कीजिए। भारत उस समय जो था 1945 में तो नॉर्म बन गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन जो जब ऐसा जब यहाँ पे हवन टोटा बंदरगाह लिया, उस समय जो थे कुछ दिनों तक तो युद्ध ऐसे ही, मतलब कि बातूनी बात, जैसे टॉकेटिव जो होता है ना इंग्लिश में वर्ड, वो हो रहा था। तो उसके बाद जो था रसिया जो था उस समय तो टॉकेटिव बातें हो रही थी, सिर्फ बातूनी हो रही थी कि यार मैं तुम्हें मार दूंगा, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब प्रधानमंत्री जो थे भारत के, वो बन गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का ये दिख रहा है आपको, ये थी सब। उसके बाद इंदिरा गांधी बन गई थी, ये भी काफ़ी ब्रिलियंट थी, एकदम जवाहरलाल नेहरू की तरह दिमाग की। तो ये क्या की, वो ये कुछ नहीं कर रही थी उस समय, एकदम मजा ले रही थी युद्ध का आराम से। लेकिन रसिया का तो जो था हालत खस्ता था। रसिया क्या बोला कि, यह रसिया जो था, ये देखिए, रसिया बोला कि भाई यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, बर्फ़ है यहाँ पर, बैठ गया है अमेरिका आकर के हवन टोटा बंदरगाह पे, अब हम करें क्या। वो आया रसिया दौड़ते दौड़ते और यहाँ पे इंडिया पे बोला इंदिरा गांधी, जैसे कि इंदिरा जी, इंदिरा जी, इंदिरा जी जो थी वो बोली कि देखिए हम, बताइए आप, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, रसिया के लिए। रसिया बोला कि देखिए इंदिरा जी, अभी जो है हम लोग जो है अगर युद्ध करने की स्थिति में है नहीं, अगर हम जाएंगे दूसरे के खेत में हो जाएगा मार। बोले कि आप जो है क्या कीजिए कि किसी तरह इसको भगाइए यहाँ से, हवन टोटा बंदरगाह पे जो बैठा हुआ है अमेरिका सैनिक, उसको भगा दीजिए इंदिरा जी। इंदिरा जी थी दिमाग की काफ़ी तेज, मैंने बताया वो काफ़ी ब्रिलियंट थी। बोले कि ठीक है हम तो कर देंगे, लेकिन आप क्या कीजिएगा रसिया के। रसिया बोला कि जो बोल दीजिए इंदिरा जी, भारत जो बोल देगा, भारत के साथ हमेशा रसिया खड़ा रहेगा आजीवन। बोले कि ठीक है। तो इंदिरा जी जो थी वो, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने बोला कि कैसे भगाया जाए श्रीलंका को। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। इंडिया का जो था उस समय जो था इमिग्रेशन जो था, एमिग्रेनेट, यानी कि जो उत्प्रवासी थे, वो काफ़ी लोग जो थे वो यहाँ पर थे, श्रीलंका में थे, बहुत लोग काम करते थे श्रीलंका में। तो इंडिया श्रीलंका में बहुत से लोग जो है वो काम करते थे श्रीलंका में। तो श्रीलंका का यहाँ पर एक जो है वो है जाफना कहा जाता है। जैसे कि ये श्रीलंका आप देख लीजिए, ये श्रीलंका हो गया। तो श्रीलंका का नीचे तो था हवन टोटा बंदरगाह, ये वाला भाग, तो यहाँ पे तो अमेरिका था, और ये वाला जो था वो जाफना बोला जाता है, जाफना। तो जाफना में जो था लिट्टे के मतलब कि जो थे, बहुत से लोग काम करते थे भारत के। ये जाफना पास, और इसको जो अलग करते हैं इसको बोलते हैं एलिफेंटा पास। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अभी नोट कीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग हवन टोटा, इसको बोलते हैं हम लोग ऊपर वाले भाग को जो है हम लोग बोलते हैं ये वाला भाग जो है हो गया आपको, बीच वाला जो भाग होगा एलिफेंटा, और इसको बोलते हैं हम लोग जाफना पास, ऊपर वाले को। तो जाफना पास पे जो था भारत के जो थे काफ़ी लोग काम करते थे। तो ठीक है, जाफना वाले के लोगों को जो है भारत बोला ना कि भारत काफ़ी उसको माल सप्लाई किया, मतलब कि गन सप्लाई किया, हथियार सप्लाई किया। अब बोला ना कि आप लोग जो है ना अब अलग हो जाइए, श्रीलंका के बीचों बीच काट दिया, कहिए कि जाफना जो है ना एक अलग देश बनेगा। अब क्या हुआ कि इसी का फ़ायदा उठा करके भारत ने उन लोगों को तो पूरा एकदम सप्लाई कर दिया सैनिकों को, और कहा कि आप लोग अलग मान कीजिए, मतलब कि लोगों को। तो वो लोग जो है बन गए, मतलब कि एकदम आतंकवादी की तरह टूट पड़े यहाँ पर हवन टोटा पर, और पूरा सैनिक जो है अमेरिका को दौड़ा दौड़ा कर भगाए। तो अमेरिका का जो सैनिक है यहाँ से भाग गया, और बन गया यही जो संगठन बन गया था, उसको हम लोग बोलते थे लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम। क्या बोलते थे? लिट्टे, LTTE। एल से लिबरेशन, टी से तमिल, टी से टाइगर, ई से इलम। तो लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। तो अब देखिए इंदिरा जी जो थी वो काफ़ी, देखिए मतलब कि आतंकवादी अगर कोई बनता है तो ऐसे नहीं बनता है, उसके पीछे भी कोई वजह होती है। हर आतंकवादी जो होता है वो आतंकवादी जो होता है वो दिल से मतलब कि आतंकवादी नहीं बनता, कुछ मजबूरियाँ होती है बनने के लिए। मैंने तो अधिकतर यही देखा है। आज मैं उसका उदाहरण भी पेश करूँगा, 2-3 उदाहरण, कि हर आतंकवादी जो है वो गलत नहीं होता है, उसकी कुछ मजबूरियाँ होती है जो उसे बना देती है आतंकवादी। तो LTTE वालों के साथ ने तो भगा दिया। अब क्या कि इंदिरा गांधी बोली कि LTTE जो है वो है एक आतंकवादी संगठन, और उसे हम लोग मारेंगे, उसे समाप्त करेंगे। अब LTTE वाले काफ़ी गुस्सा गया, तो इंदिरा गांधी जो है LTTE को समाप्त करने के लिए पूरा सैनिक वेरा भेज दी, और LTTE का हो गया काम, समाप्त होने लगा। LTTE वाला वही बदला लेने के, आप लोगों ने सुना होगा राजीव गांधी को LTTE वाला आया, उड़ा दिया, काम हो गया खत्म, बदला ले लिया LTTE वालों ने। तो इस तरह से LTTE वालों को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी भेजी, तो LTTE यहाँ से भी खत्म कर दिया। और मतलब कि देखिए इंदिरा गांधी कितनी दिमाग की तेज थी, उसी से गन मंगवाई, उसी को गन सप्लाई करके एक जो अमेरिकी सैनिक को तो भगवा दिया। जब ये अमेरिकी सैनिक को जब यहाँ पर भगवा दिया तो इसको समाप्त करवा दी, न सबूत ही कोई ना छोड़ी कि जो है इसमें इंडिया का हाथ है। तो श्रीलंका तो वैसे तो अमेरिका समझ ही रहा था कि इंडिया का हाथ है। इंडिया से जो अमेरिका का रिलेशन था वो काफ़ी जो है ख़राब रहता था स्टार्टिंग में। अब तो इधर डोनाल्ड ट्रम्प जी जो आ गए, उसके बाद से तो इंडिया हाउडी ट्रम्प, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प, ये सब चलने लगा।
अब देखिए, भारत हो गया, श्रीलंका, आपको शीत युद्ध के बारे में इतना तो पता चल गया कि अमेरिका जो है उसने श्रीलंका का सहारा लिया और भारत ने है श्रीलंका में से यहाँ से भगा दिया लोगों को, खदेड़ करके एलटीटीई संगठन बना करके। अब जो है अमेरिका, लेकिन अमेरिका देखिए, अमेरिका जो था ना वो चुप बैठने वाला में से नहीं था। अमेरिका एकदम ठान लिया था कि हम ही बाहुबली हैं। मैंने फिगर भी आपको दिखाया, बोला बाहुबली तो हम ही रहेंगे, जो कुछ भी हो जाए। तो देखिए अमेरिका तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अमेरिका, ये हो गया रसिया इधर, ये वाला साइड आपको रसिया दिख रहा है। तो अमेरिका और रसिया जो था वो दोनों में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। श्रीलंका तो फेल हो गया, श्रीलंका तो यहाँ से फेल हो गया, भाग गया, यहाँ से लौट गया इस साइड अमेरिका। अब अमेरिका बोला कि अब क्या किया जाए। तो अमेरिका बोला कि अब जो है ना, अब हम लोग सबसे कमज़ोर देश को खोते। देखिए अमेरिका जो है पहले चाइना वाला नीति पे चलता था। पहले चाइना कैसे कमज़ोर देशों को पैसे खिला खिला करके भारत के खिलाफ बहकाता है या कोई भी, तो अमेरिका भी वही किया स्टार्टिंग में। हर कंट्री इंटरनेशनल रिलेशन आप देखने जाएगा तो आपको यही देखने को मिल जाएगा। तो अमेरिका जो था वो क्या बोला कि अब जो है हम लोग नेपाल को सहारा लेंगे। नेपाल में आप सुनते होंगे, नेपाल में जो है वहाँ पर आँख बहुत ख़राब होता है लोगों का, तो वहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमी होती है, वहाँ पे धूल कण बहुत ज़्यादा। तो अमेरिका क्या बोला कि अपना डॉक्टर वहाँ पर भेजने लगा नेपाल के पास, और नेपाल का जो है लोगों का है यहाँ पर काफ़ी इलाज करवाया, मुफ्त में करवाया। नेपाल सोच रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका इतना मेहरबान क्यों होता है। अमेरिका लास्ट में फिर बोला कुछ दिन बाद कि देखो भाई, नेपाल इतना मदद कर रहे हैं, हमको बस एगो अपना जो है एयरपोर्ट अड्डा दे दो, वहाँ पर सैनिक अपना बनाएंगे हम लोग, सैनिक बेस। कोई भी कंट्री अगर आप किसी का अगर आप 60-70 रुपए का खाना भी खा लीजिएगा, अगर वो आपको बोल दे कुछ, आपको उसका जो कार्य काम जो है वो करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार अब नेपाल भी एहसान तलो दब चुका था, अब ना नहीं बोल सकता। बोला ठीक है भाई बना लो, एक सैन्य संगठन ही तो बनाने की बात कर रहे हो, एयर बेस ही तो बना लो। अब जो था सैन्य संगठन, तो यहाँ पर तो था एक सबसे बड़े कंट्री जो थी चाइना, और चाइना के बारे में तो आपको पता ही है। ये जो मतलब कि ये सॉरी मतलब चाइना जो था वो क्या सोच रहा था कि यहाँ पर अगर ये बना लेगा ना अमेरिका, नेपाल में सैन्य संगठन है, तो चाइना में भी तो घुस सकता है। तो चाइना बोला कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो चाइना के उस वक्त प्रधानमंत्री थे माओ तासू, मौसेंग तासू नाम था, सॉरी, माओ तासू। तो वो बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने बना दिया एक संगठन। उन्होंने इंडिया वाली हिस्ट्री जो थी वो काफ़ी अच्छा से पढ़ा था, वो जान रहे थे कि इंडिया कैसे, एलटीटी इंडिया ही बनाया है, उनको पता था कि इंडिया ने ही एलटीटी बनाया है। तो वो क्या बोले कि ठीक है भाई हम भी बनाएंगे एक संगठन। उन्होंने बना दिया माओवादी, माओ तासु थे और माओवादी बना दिया। अब बोले कि जाओ माओवादियों और नेपाल में घुस घुस के मारो। एन माओवादी जो खदेड़ खदेड़ के मारने लगा लोगों को नेपाल में। भारत जो था उस वक्त शांत था, भारत को पता था कि ये जो चाइना है ना यही स्टेप लेगा। भारत उस वक्त एकदम मज़े से आराम से मजा ले रहा था, उसको पता था कि चाइना जो है वो शांत नहीं बैठेगा, आराम से देख रहा था। तो नेपालियों को जब खदेड़ खदेड़ के मारा गया, तो सबसे बड़ा क्या हुआ कि वहाँ से तो माओवादी जो था वो उन्होंने अमेरिका के लोगों को तो भगा दिया। तो अमेरिका के जो सैनिक थे वो तो भाग गए, लेकिन जो नेपाल के जो सैनिक थे, नेपाल में जो माओवादी घुसे थे ना, उसको वो ख़त्म नहीं किया। वो बहुत चालाक था चाइना। उस जो माओवादी था, भारत ने तो एलटीटी को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो जो था वो उसने माओवादियों को ख़त्म नहीं किया। तो अब वो जो माओवादी जो थे ना नेपाल के, वो सब साले मतलब वो सब भाग करके आ गए इंडिया में। अब इंडिया में आ गए भाग करके माओवादी सब। अब वही मतलब कि माओवादी जो है आज हम लोग जो है नक्सलवादी जो सुनते हो ना, अगर आप बिहार छत्तीसगढ़ के होगे नक्सलवादी नक्सलवादी सुनते होगे, वही माओवादी आज हम लोगों के लिए नक्सलवादी बन करके बैठा हुआ है। वो कोई और नहीं, वही चाइना वाला जो था, वही चाइना का नेपाल में आया, और वही नेपाल से जब अमेरिकी सैनिक भागे तो उसके बाद नेपाल वाला जो था, चाइना वाला जो था भारत में घुस गया और माओवादी बन गया, माओवादी संगठन। तो ये था माओवादी। तो यहाँ से भी भगा दिया गया अमेरिका को। और तो अमेरिका तो अब जो था, अब सोचा कि भाई श्रीलंका प्लान फेल और नेपाल प्लान फेल, अब क्या किया जाए। तब उसको पता था कि एक जो है मतलब कि एक जो कंट्री है जो मतलब कि कर्ज में डूबेगा, और उसको कुछ भी कर दो, अगर उसको मतलब कि अगर आपको श्रीलंका को 100 रुपये खिलाने पड़ेंगे ना, तो एक कंट्री ऐसा है जिसको हम अगर 5 रुपये भी खिला देंगे ना तो वो मेरे लिए कुछ भी कर देगा। तो उसको पता था कि ये जो है ना कंट्री, यहाँ पर ये भारत का जो दो मतलब कि भारत के जो बगल में है कंट्री, वो है पाकिस्तान। देखिए युद्ध भारत से उसका नहीं था, युद्ध तो उसका रसिया से ही था। तो वो रसिया पर ही अटैक करना चाहता था। तो अब उसको पता चल गया कि ये जो कंट्रीज है वो है पाकिस्तान। तो उसने पाकिस्तान का सहारा लिया। अब
तो पाकिस्तान का सहारा कैसे लिया? तो पाकिस्तान को तो पूरा पैसा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी एयरबेस बना दिया। पाकिस्तान को देखिए, अगर आप मतलब कि एक बार अगर गधों को पढ़ा दीजिएगा तो पढ़ लेगा अच्छा से, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को पढ़ाने जाइएगा ना, पाकिस्तानी लोग नहीं समझेंगे। उन लोगों को, गधों को पढ़ाना आसान है पाकिस्तानी लोगों से। तो पाकिस्तानी लोगों को क्या पता कि वो क्या करना चाहता है। ये लोग तो बस हाँ में हाँ मिलाते गए और दे दिया अपना अड्डा यहाँ पर अब पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में तो अड्डा मिल गया इन लोगों को। तो अब क्या हुआ कि रसिया को पता चल गया कि अच्छा पाकिस्तान में इसने अड्डा लिया है। तब उसको पता चलेगा कि अब ये फिर से हम मेरे ऊपर ही आ रहा है। तो अब पाकिस्तान ने रसिया ने क्या किया कि तुम पाकिस्तान में ले रहे हो अड्डा ना, तो अब जो है अब हम अटैक करेंगे, अब तुम सहो मेरा अटैक। उसने क्या किया कि वो पाकिस्तान से उठा सीधा मार दिया अफगानिस्तान पे बम, पूरा एकदम धरा दिया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान जो है एकदम बेबस हो गया। अफगानिस्तान तो सोच ही नहीं पा रहा था कि मेरा गलती क्या है। वो अफगानिस्तान पे बम इसलिए मारा क्योंकि उसको पता था कि अगर पाकिस्तान में ये अड्डा लेना, हम अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे और पाकिस्तान को जो है घेरेंगे। तो उसने क्या किया कि अफगानिस्तान पे, और रसिया जो था वो समझिए कि 100 लेवल है, तो अफगानिस्तान जो है वो 2 या 1 लेवल है, तो लेवल ही नहीं था कुछ। तो अफगानिस्तान पे जो है कब्जा हो गया रसिया का, और पाकिस्तान तो था यहाँ पर। समझिए कि अगर रसिया है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जो है वो है अमेरिका। तो यहाँ से हो गया रसिया। तो रसिया, तो इस बार अमेरिका ने बोला कि रसिया को तो हम यहाँ से भगाएंगे, पाकिस्तान में तो मेरा अड्डा रहेगा लेकिन रसिया को तो है हम लोग भगाएंगे। तो रसिया को भगाने के लिए देखिए उसने क्या किया। एक व्यक्ति थे, उसने क्या किया, उसको पता था कि रसिया से जो है ना अफगानिस्तान को भगाने के लिए अफगानिस्तानी लोग ही भगा सकते हैं, अमेरिका नहीं जा सकता वहाँ पे। तो उसने अफगानिस्तानी लोगों का ही संगठन तैयार किया। अफगानिस्तान लोगों को, उसको अमेरिका को एक ऐसा नेता चाहिए था जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, जो लोगों को एकजुट कर सकता है, जो लोगों के बीच बोल सकता है। तो उसने एक नेता, उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिसको हम लोग जो है, अभी तो हम लोग उसे काफ़ी मतलब कि समझिए कि बुरी नज़रों से ही देखते हैं, और देखना भी चाहिए। काम भी कुछ ऐसा ही किया था। और ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको ये वाला व्यक्ति दिख रहा है, ये है आपके ओसामा बिन लादेन, जिसके अमेरिकी सैनिकों ने मारा था, बराक ओबामा के सैनिकों ने। तो ये थे भाई ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का ही सहारा लिया, जिस तरह से इंडिया ने एलटीटीई वालों का सहारा लिया था। तो अफगानिस्तान ने सहारा लिया ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन जो था ना, वो मतलब एक इंजीनियर भी था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आप लोगों को पता होगा। ओसामा बिन लादेन की जो बोली थी ना, उसमें एक नेतृत्व की जो क्षमता थी ना, वो काफ़ी अच्छी थी। जैसे यहाँ पर कैसे मतलब कि कोई नेता से तो कंपेयर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मतलब यूट्यूब की क्या गाइडलाइन है। लेकिन देखिए, अगर आप देखिएगा तो एकदम मतलब कि एक नेतृत्व वाला नेता था। समझ लीजिए कि भारत के जो बेहतरीन नेतृत्व वाले नेता जो अभी जो है, समझिए कि वही उनसे कंपेयर आप कर सकते हैं अगर बोलने की बात हो तो। उसने क्या किया, अफगानिस्तान वाला जो ये था जो था ओसामा बिन लादेन, उसने क्या किया कि अफगानिस्तान लोगों में जुनून, एकदम नेतृत्व किया, एकदम लोगों को बुलाया 1 2 3, मतलब इसी तरह संगठन बनाया, और खुद यहाँ कुर्सी पे बैठा और बोला कि देखो भाई, ये जो है रसिया वाले, ये हमारे कंट्रीज पे कब्जा कर रहे हैं, हम उनको भगाएंगे। और उसको तो फंडिंग कर रहा था अमेरिका। अमेरिका यहाँ पे बैठा हुआ था, अमेरिका पूरा फंडिंग कर रहा था। यूएसए, यहाँ पे ओसामा बिन लादेन, यहाँ पे लोग, तो अमेरिका का फंडिंग से जो है ना, यूएसए वाले जो थे वो पूरा फंडिंग किए। तो ओसामा बिन लादेन जो था वहाँ पे एकदम पूरा हथियार उथियार लिया और चल दिया मारने, और भगा भी दिया। इतना नेतृत्व था उस बंदे में, उसने भगा भी दिया उसको। और जब भगा दिया तो अमेरिका ने बोला उसे, मतलब अमेरिका भी खुश हुआ उससे कि चलो भाई, तुमने जो है अमेरिका को जो है पाकिस्तान में तो अब रहेगा ही एयरबेस, लेकिन चलो अफगानिस्तान से तो तुमने छुटकारा कर दिया। अफगानिस्तान जो था वो अब अपना वहाँ पे राज होने लगा अफगानिस्तानी लोगों का। लेकिन देखो, एक जो बात मैंने बताया, हर आतंकवादी जो है वो गलत नहीं होता, कुछ रीजन्स होते हैं उसे आतंकवादी बना देते हैं। अब अमेरिका, अब तुम खुद सोचो कि, अगर सोचिए आप खुद कि जब अफगानिस्तान के लिए ही, जब अमेरिका के लिए ही ओसामा बिन लड़ा, तो फिर ओसामा बिन लादेन को क्यों मारा गया? ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ही क्यों मारी? या एलटीटीई वाले को, जो अमेरिका जो जो थे, एलटीटीई वाले जो थे वो भारत के लिए लड़े, लेकिन भारत वालों ने, भारतीय सैनिक ने, मतलब कि इंदिरा गांधी ने उसे ही खत्म करने का हुक्म दिया। क्यों दिया? तो देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या कि ओसामा बिन लादेन जो था वो ठीक था। उसके बाद जो था, आप लोगों ने ये वाला नाम सुना होगा, यहाँ पे एक कंट्री होगा आपको, इजराइल। इजराइल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और फिलिस्तान का नाम सुना होगा। फिलिस्तीन और इजराइल। तो इजराइल और फिलिस्तीन क्या है एक्चुअली में, देखिए,
अब तो इजराइल जो है वो मतलब कि ऐसे है, ये वाला इजराइल है फिलिस्तीन से, तो इजराइल ही मेनली अब बचा हुआ है, फिलिस्तीन तो है ही नहीं कुछ। फिलिस्तीन तो बस एक जगह यहाँ पर है और एक जगह यहाँ पे है, गाजी पट्टी शायद नाम है, मुझे नाम, हाँ गाजी पट्टी ही है। तो वही गाजी पट्टी यहाँ पे है फिलिस्तीन, और यहाँ पे फिलिस्तीन, और ये जो है पूरा भाग इजराइल का है, ये सब इजराइल का ही है, बीच में ही कब्जा है। फिलिस्तीन वाले देखिए जब भी बोलते हैं ना इजराइल वाले, एक्चुअली में ये वाला फिलिस्तीन था, पूरा था फिलिस्तीन। देखिए ये हो गया आपका इजराइल और फिलिस्तीन का नक्शा, अगर ये है तो ये था फिलिस्तीन और ये था इजराइल। लेकिन इजराइल वाले, फिलिस्तीन वाले जो थे थोड़ा होशियारी कर दिए, तो जब होशियारी किए ना तो फिलिस्तीन वाला जो था यहीं पर घुस करके मारा, बोला कि ये वाला भी मेरा है। तो अब देखिए ये वाला भी इसका भाग हो गया इजराइल का ही, तो अब बच गया क्या, तो ये बचा, ये थोड़ा बहुत फिलिस्तीन बचा, अब उसका अस्तित्व जो है वो थोड़ा सा कम ही है, ख़त्म ही होने वाला था। तो फिलिस्तीन तो वही जो था फिलिस्तीन। इजराइल हमेशा अमेरिका की मदद क्यों करता है, अमेरिका इजराइल की मदद क्यों करता है, एकदम दोस्ताना क्यों है। इजराइल की जो मदद करता है वो एक ही, इजराइल जो है यहूदी देश है पूरा मुस्लिम देशों के बीच, और अमेरिका को आपको पता ही होगा ईरान इराक से पटता नहीं है, अमेरिका को जो दुश्मनी हमेशा रहती है, तो वही अमेरिका जो था इजराइल का निर्माण करना चाहता था। तो उसने क्या किया, फिलिस्तीन के लोगों पर जो है वो बम गिराया था। और फिलिस्तीन में आपको पता होगा मुस्लिम लोग होते थे, तो मुस्लिम लोग, तो अमेरिका का जो था ये जो बंदा था जिसका नाम था, आप लोगों ने सुना, ओसामा बिन लादेन, ये बोला ओसामा बिन लादेन यहाँ से अफगानिस्तान से उठ करके कि अमेरिका पे हमला कर दिया, शायद वर्ल्ड ट्रेड या कोई हमला था जो आप लोग उसे हिस्ट्री में पढ़िएगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो वो जो हमला कर दिया और बोला यहाँ पे अमेरिका को कि बोलो अमेरिका, जब तुम लोगों ने फिलिस्तीन पर बम गिराया, वहाँ के जब मेरे मुस्लिम भाई लोगों को मारा तो उस पर क्या बीती होगी। तो अमेरिका पर इसीलिए अमेरिका जो है गुस्सा आ गया, बोला कि तुमने अब हम पे हमला किया, हमने हम पे हमला किया, अब हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे। तो वही ओसामा बिन लादेन का जो था वो 8 साल पहले जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो है मारा गया ओसामा बिन लादेन का। तो ये था ओसामा बिन लादेन का। तो देखिए आपको यहाँ से क्या सीख मिली, सबसे पहले देखिए कि कोई भी जो आतंकवादी होता है उसके पीछे की घटना जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप उसे आतंकवादी कहिए, आतंकवादी, मैं भी ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी ही कहता हूँ। लेकिन देखिए ओसामा बिन लादेन का जब आप कहानी पढ़े होंगे, अभी आप समझे होंगे, तो आपको क्या लगा होगा कि ओसामा बिन लादेन इतना भी बुरा नहीं था जितना कि लोग बता रहे हैं। वो मजबूरी थी उसका, एलटीटी वालों को मार दिया भारत, और उसी का सहायता किया और उसी को मार दिया। तो ये तो मतलब कि एक गलत बात जो थी वो हो गई। तो आपको अमेरिका, सबसे पहले एक श्रीलंका का मैप मैंने आपको बता दिया है, ये वाला जो भाग है श्रीलंका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, उसे आप पॉइंट कर लीजिए। ये हो गया अगर श्रीलंका का मैप है, तो ये बीच वाला भाग हो गया आपका एलिफेंटा पास। ये वाला भाग आपको बताया ही हवन टोटा बंदरगाह, जिस पर अमेरिकी का जो था वो कब्जा किया था, अमेरिका ने लिया था। तो ये हवन टोटा, ये वाला भाग एलिफेंटा पास। और ये वाला जो भाग है आपको, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट पेड्रो। और ये वाला जो भाग है बीच का, उसे बोलते हैं हम लोग जाफना, जाफना। एक बार और देखिए, फिर से बताता हूँ। देखिए आपको याद होना चाहिए, मुझे, मेरा यही है, मुझे 10 बार बताना पड़े 10 बार भी बताऊंगा। देखिए अगर ये श्रीलंका का मैप है तो ये बीच से जो है वो है जाफना पास, जाफना पास लिख लीजिए आप अपने मैप में, देखिए ना, मैप खोलिए और देखिए 72 पेज पर होगा शायद। तो ये जाफना पास हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका जो है हवन टोटा बंदरगाह, ये हो गया आपका जाफना पास के बाद ये हो गया आपका, सॉरी, ये एलिफेंटा पास जो आपका हो गया बीच से, और ये हो गया आपका, एक बार और मुझे बताना होगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए ये हो गया आपका अमेरिका, अगर मान लीजिए कि ये आपका श्रीलंका हो गया, तो ये जो बीचों बीच से जो है वो हो गया आपका एलिफेंटा पास। ये वाला जो भाग हो गया वो हो गया आपका हवन टोटा बंदरगाह, और ये वाला जो भाग हो गया ये आपका हो गया जाफना। तो ये जाफना, एलिफेंटा पास, बीच में ये हो गया हवन टोटा। और उसके बाद ये वाला भाग जो था ना, उत्तरी जो बिंदु पर एक होगा वो होगा पॉइंट पेड्रो। देखिए हर एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आप बीपीएससी कोई भी एग्जाम देकर जाइएगा, उसमें एक ना एक बार ये जरूर पूछा होगा पॉइंट पेड्रो जो है कहाँ पर स्थित है। और आपको देखने से क्या लग रहा होगा, पॉइंट पेड्रो जो है 80% बच्चा जो है यही मार के आता है कि पॉइंट पेड्रो इंडिया में है। दोस्त पॉइंट पेड्रो जो है वो श्रीलंका में, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन में। तो आज कुछ नहीं था, आज का जो क्लास था वो थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन आपको शीत युद्ध के बारे में बताया, प्रायद्वीप के बारे में बताया, भारतीय प्रायद्वीप के बारे में मैंने बताया, सार्क कंट्रीज़ के बारे में बताया। तो यही था आज का जो क्लास था, और कल तो फिर से यही से स्टार्ट होगा क्लास। और एक जो न्यूज़ जो थी वो आज आया था, तो बहुत से लोग सोच रहे जम्मू कश्मीर कैडर सिविल सेवा से ख़त्म। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर जो था वहाँ पे यूपीएससी की जो परीक्षा थी वो अब नहीं होगी। और तो देखिए यूपीएससी की परीक्षा जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, ये गलत न्यूज़ जो है वो फैल रहा है आजकल बहुत से लोग। तो ये जम्मू कश्मीर वाले देखिए, यूपीएससी जम्मू कश्मीर से ख़त्म नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये वाला आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा कि
पूरा जब आप न्यूज़ पढ़िएगा तो क्या बोला, केंद्र सरकार ने आईएएस आईपीएस और आईएफएस के जम्मू कश्मीर कैडेट को खत्म कर एजीएमयूटी कैडर में जो है विलय कर दिया। तो क्या है एजीएमयूटी, ये बताना आज मुझे लगा कि ज़रूरी है, नहीं तो बहुत से लोग जो थे वो डरे हुए थे कि ख़त्म हो गया। तो देखिए एजीएमयूटी क्या है एक्चुअली में। ए से है अरुणाचल प्रदेश, जी से है गोवा, एम से है आपका मणिपुर, उसके बाद यूटी यानी कि जो है वो है यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। सॉरी, ए से देखिए अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, एम से आपका मिजोरम है, मणिपुर नहीं मिजोरम, यूटी से हो गया यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश। एक्चुअली में ये होता है एजीएमडीयूटी कैडर। ये होता है एजीएमडीयूटी, होता क्या है ये देखिए, मैंने आपको बता दिया। एजीएमडीयूटी का मतलब ही यही होता है कि आपका जो वर्क है, यानी कि जो पहले जो बहुत से आप आईएएस आईएफएस को देखते होंगे, जैसे अगर आप अख्तर जो थे, टीना डावी के शायद टीना डावी ने तो शायद राजस्थान में अपना कैडर लिया, लेकिन बहुत से जो वहीं का उनके जो हस्बैंड थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने जो है लिया था जम्मू कश्मीर शायद कैडर को लिया था। या देखिए, या कोई भी अगर कैडर जो है जम्मू कश्मीर कैडर लेता था स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है वो एजीएमयूटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में से आपको जॉब मिलेगा। अगर आप ये नहीं चूज कर सकते हैं अब कि जम्मू कश्मीर में मैं कैडर लूँगा, आपको ये वाला टिक मारना होगा, एजीएमयूटी में आपको जॉब प्रेफरेंस होगा। मतलब कि आप ये जो राज्य है ना, स्टेट अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं, वो वहाँ पर आपको ड्यूटी मिल सकता है, कहीं भी ड्यूटी मिल सकता है। मतलब कि आपका जो तबादला जो होता था, अगर आप बिहार में आईएएस बन करके आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, या तो आप पटना में रहिएगा या तो आप कटिहार जाइए, शिवहर जाइए, ट्रांसफर होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश से आप सीधा सीधा मिजोरम भी आ सकते हैं या सीधा सीधे दिल्ली में भी आ सकते हैं। तो ये था एजीएमयूटी। तो मुझे लगा ये बताना आज जरूरी है। आज का न्यूज़ जो था ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था, बहुत से लोगों ने इसे ट्वीट कर रहे थे, बहुत से लोग, कि एजीएमटी में। तो ये तो बहुत पहले जब 370 हटा था तभी ये हो गया था नीचे, लेकिन अब जो है इस पर जोर दिया गया है और इसे अब विलय कर दिया गया है। तो ठीक है, धन्यवाद। और इसी तरह जो है वीडियो को है शेयर करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एशिया के बारे में ही होगा। और आज का क्लास तो एकदम मज़ा आया होगा आप लोगों को, एकदम मूवी की तरह मैंने बताया, और मूवी की तरह ही क्लास चलेगी। तो देखिए, लाइक सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक तो पहुंचना चाहिए। इतनी अच्छी क्लास इतनी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए अगर बना रहा है कोई, तो समझिए कि आपको शेयर तो करना चाहिए। और ये देखिए, मैं बता दूँ कि आप लोग जो है ये वाला, अगर आप पूरा मैप का क्लास कीजिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, तो ये वाली जो बुक है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये वाली बुक जो है वो आप लोग ले लीजिएगा। और ठीक है, क्लास कंटिन्यू रहेगी और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।